नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है भाई वो आता है हमारे पास लेटिस एंथैल्पी। ठीक है भाई, लेटिस एंथैल्पी क्या होती है? द मोलर एंथैल्पी चेंज होती है किसके अंदर? अकॉर्डिंग टू जो आपके पास यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन आप करोगे। देखो भाई, हमने एक बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। मान लो आपके पास सोडियम है और उसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। मैं बार बार आपके पास एक एग्जांपल का डिस्कस कर रहा हूं, एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हैं। इसको मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि देखो इसी एग्जांपल में मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड बताया, इस आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया है। इसी के साथ मैंने कंपेयर करके दिखाया था CH4 का कोवलेंट बॉन्ड के साथ, और इसी में मैं आप लोगों को अब लेटिस एंथैल्पी यूज करके दिखा रहा हूं कि वो कैसे काम करते हैं इसके अंदर। तो NaCl का जब आपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, जब आपने इसको NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाया, या कोई और कंपाउंड आप लोगे जिसके अंदर आप ऐसा कोई रिएक्शन करोगे, जैसे मेरे पास मान लो पोटासियम है, पोटासियम की रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूं? क्लोरीन के साथ, तो मैं यहां पे KCl बना दूंगा। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात है कि यहां पे मैंने बॉन्ड बनाया, तो आयनिक बॉन्ड में आपने एक चीज समझी थी कि भाई जो सोडियम और पोटासियम ये दोनों के दोनों मेटल हैं, और ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे। और क्लोरीन यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, और यहां पे जब आपका NaCl या KCl कुछ भी कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? आपका बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो भाई आप एक बात देखो, जब पोटासियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या फ्री में कर दिया? नहीं, यहां पे क्या लगी? एंथैल्पी। क्या लगी यहां पे? एंथैल्पी। ठीक है, और जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो भी उसने इजीली से ऐसे गेन नहीं किया होगा, उसने भी कुछ ना कुछ उस पे एनर्जी लगी होगी, तो उस पे भी क्या लगी? एंथैल्पी। ठीक है, और एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी होती है आपके पास द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। एंथैल्पी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to gain of electron, to gain of electron and loss of electron in outermost cell। ठीक है, and this energy required minimum for outermost cell। भाई एक बात क्या ध्यान रखें, देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे कौन सी एंथैल्पी लगी? एंथैल्पी आर द टू टाइप्स, एंथैल्पी आर टू टाइप्स। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये चीजें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, तो आप एक बात समझें भाई, पोटासियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, तो इस पे कौन सी एनर्जी लगी? सोडियम पे एंड पोटासियम पे, दोनों पे लगी यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और दोनों क्लोरीन पे कौन सी लगी? यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों पे एंथैल्पी लगी तो आपके पास एक जो मॉलिक्यूल ने कि आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, जिसके अंदर आपने पढ़ा सोडियम क्लोराइड बन गया आपका NaCl। ठीक है, तो आपने एक चीज नोट की यहाँ पे कि जब एंथैल्पी की बात करता हूं तो वहां पे एनर्जी मिनिमम लगती है, यानी कि जब आप किसी मॉलिक्यूल या किसी सब्सटेंस के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो, जब एक नया बॉन्ड बनाते हो दो एटम्स के बीच में, जब आप एक मॉलिक्यूल को डेवलप करते हो तो उस कंडीशन पे है जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके दो एटम्स या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है, तो वहां पे दो तरीके की एनर्जी काम कर रही होती है, पहली आयनाइजेशन और दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपको पता है एक बॉन्डिंग वाला अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स या वंडर वाल फोर्सेज। अब जब ये एंथैल्पी क्या कहती है, इसने एंथैल्पी ने कहा कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि हमें आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है या उसमें इलेक्ट्रॉन आपको डालना है, उसमें जब आप बिल्कुल मिनिमम लेवल पे एनर्जी लगाओगे तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसी आउटर मोस्ट सेल में मैं क्या करता हूं, एनर्जी लगा दी मैंने मैक्सिमम, बढ़ा दी उस एनर्जी को, तो भाई उसमें क्या होगा, तो जो बॉन्ड आपने बनाया था मैक्सिमम लेवल पे वही बॉन्ड टूट जाएगा आयंस के अंदर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास था NaCl, ठीक है, ये टूट गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ये टूट जाएगा आयंस फॉर्म के अंदर, ये आपके पास बन गई कैटायन और ये यहां पे आ गई N9, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एंथैल्पी कौन सी बोलूंगा, ये एंथैल्पी आपने जो पढ़ी आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये आपने बॉन्ड बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन में यूज होती हैं। अब जब मैं बात करूंगा यहां पे लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी मिनिमम लगती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और लैटिस एंथैल्पी मैक्सिमम लगती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। जो एक मोल, देखो मोलर एंथैल्पी यानी कि एक मोल जो आपके पास होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ ना यहां से इस NaCl में जो बॉन्ड ट्रांसफर हुए, ठीक है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप एनर्जी लगाओगे, यानी कि एंथैल्पी क्या करेगी भाई, चेंज करेगी, यानी कि द कंप्लीट सेपरेशन जो आपके पास होगा, यानी कि जो NaCl था ना टूट जाएगा किसके अंदर, ये टूट गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो यानी कि जब हमें किसी को तोड़ना है, ठीक है, ये बोल रखा है यहाँ पे इन द सॉलिड अंडर द STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आप जो भी कोई काम करेंगे उस पे ऐसा होगा, यानी कि जब हमें किसी कंपाउंड का बॉन्ड तोड़ना है, डिसोसिएट करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे किसके लिए, लैटिस एंथैल्पी का। और जब हमें किसी का बॉन्ड जोड़ना है या किसी नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, उस कंडीशन पे हम लगाएंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी दो तरीके की होती हैं और दोनों एक ही रिएक्शन में काम करती हैं। इसने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, जो किसके पास पहुंचा, क्लोरीन के पास पहुंचा, इससे हमें पता चल गया इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है KCl के बीच में। तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने मिनिमम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलवाया, तो वहां पे हमारी कौन सी लगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यहाँ पे गेन किया तो इसमें कौन सी लगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल से। तो भाई इसने लॉस करने के लिए लगाई पोटासियम ने और इसने क्लोरीन ने गेन करने के लिए लगाई, एनर्जी तो दोनों ने लगाई है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी मिनिमम लगती है और बॉन्ड ये लैटिस एंथैल्पी यानी कि जो बॉन्ड डिसोसिएट के लिए जो एनर्जी मैक्सिमम लगती है। हमारा भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी। भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास जो या तो लॉस करे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करेगा, कोई आपका एटम या एलिमेंट क्या करेगा, गेन करेगा, उसको हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, दूसरा कहता है कि द एलिमेंट विच गिव आपके पास अप टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन फॉर्म में होते हैं उनको पॉजिटिव वैलेंसी बोला जाता है, और जो एलिमेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको नेगेटिव वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं भाई, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी जब आपके पास जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, लॉस करेगा। ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इन ए कंपाउंड, ठीक है भाई। जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं, चाहे वो गेन करने कंडीशन में या चाहे वो लॉस वाले कंडीशन में, गेन और लॉस, एक एटम गेन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, लॉस करेगा। बट जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है,
ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये भी सेम होता है ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड फॉर्मेशन, टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन ए कंपाउंड, इन ए कंपाउंड। क्या करेंगे, या तो भाई गेन कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, लॉस कर रहे होंगे। एक काम तो इनको करना पड़ेगा, गेन या लॉस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर को स्टडी किया जाता है टू टाइप से, ऑक्सीडेशन स्टडी टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव, सेकेंड वन इज द नेगेटिव, ठीक है। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि भाई देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी में मैंने आप लोगों को बताया कि द एलिमेंट विच गिव, जो अप इलेक्ट्रॉन्स होंगे टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। एक एलिमेंट विच हैव एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए क्या हो गया, एक नेगेटिव वैलेंसी हो गया, ठीक है। ये दो बात यहां पे समझने लायक थी। तीसरा क्या कह रहा है कि भाई लो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके अंदर लगेगी, तो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है मेटल्स पे, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस पे लगती है, नॉन मेटालिक पे, और लार्ज एंथैल्पी किस पे लगती है, जो स्मॉल, यानी कि एक तो साइज में या तो छोटे हो, ठीक है। दूसरा ये उनके पास चार्ज ऑफ एटम, यानी कि उन पे पॉजिटिव चार्ज या क्या होना चाहिए, उन पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंथैल्पीज मैं बता चुका हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल। तो देखो भाई वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, वैलेंसी आपके पास हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव भी डिस्कस किया जाएगा और आपके पास नेगेटिव भी होगा। हाँ, वैलेंसी में आप एक चीज डिस्कस कर सकते हैं, वैलेंसिंग के अंदर जो मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट रहता है, मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, वो क्या रहता है कि जब आपके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, कंडीशन नंबर 1, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, in outermost cell, presence of electron will be high up to half filled, then maximum tendency गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड लेस देन हाफ फिल्ड, देन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। वैलेंसी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड बनाते हुए, चाहे वो बॉन्ड कैसा बनना हो, आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, उसमें चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े चाहे लॉस करने पड़े, वो आपके लिए वैलेंसी बन जाती है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, जो ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी एक कंपाउंड के अंदर, जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। इसका मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर से चीजों को कहां पढ़ा जाता है, जब जो आपके पास इनर सेल होती है वो उसके अंदर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई सेल वैकेंट हो और तब आपको किसी एलिमेंट को डिस्कस करना पड़ जाए, तो तब हम उसको पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से, ठीक है। ये रिमाइंडर पॉइंट रहेगा आपके लिए, ठीक है।
vacant cell atom discuss based on oxidation number, not valency। ठीक है भाई, जब हमें कभी भी स्टडी करना पड़ जाता है कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पास आपके पास क्या नहीं होता, किसी एलिमेंट के पास इन जो एक कुछ लास्ट वाले जो इनर सेल होती है, कि लास्ट से सेकंड सेल, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है, वो फुल्ली फिल्ड नहीं है, भरी हुई नहीं है, और उस आइटम की आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करनी पड़ जाती है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे भाई, वैलेंसेस का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर उसमें क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, क्या करेगा, उसके बारे में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, गेन करते हो लॉस करते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप यहाँ पे आ जाओगे, तो एलिमेंट क्या करेंगे, गिव अप करेंगे। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव होगी, वो पॉजिटिव वैलेंस होगी। द एलिमेंट विच जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, वो आपके लिए क्या होंगे, नेगेटिव होगी, वो आपके लिए वैलेंसी। ठीक है, तो आइजेशन एंथैल्पी लो किस में लगती है, वो मेटालिक, जितने भी आपके पास मेटालिक होते हैं उनके अंदर लो लगते हैं, क्योंकि वहां पे कैटायंस ज्यादा होती हैं। हाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करता हूं तो किस में लगेगी, नॉन मेटालिक के अंदर। लार्ज लैटिस एंथैल्पी किसके अंदर लगती है, या तो जिनका साइज स्मॉल है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बोरोन हो गया, दूसरा मेरे पास नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, स्मॉलर कौन कौन होंगे, एग्जांपल के लिए बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्हीं का डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हम यहाँ पे अपना लेवल बढ़ा देंगे, यानी कि एग्जांपल्स वगैरह और ज्यादा यहाँ पे हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा मैंने बात की यहाँ पे, स्पेशली इस बात को आप दोबारा से रिमाइंडर करेंगे, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि वैकेंट सेल एटम होगा, उनको डिस्कस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर की नीड होती है, नॉट वैलेंसी। आपको वैलेंसी की जरूरत नहीं होती, और वैलेंसीज के बेस पे आप उसको डिस्कस भी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है भाई, वो आता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखो भाई, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस चुका हूं, बता चुका हूं। आयनिक बॉन्ड के बारे में मैं आप लोगों को कंपेयर भी कर चुका हूं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा कि एक कोवलेंट बॉन्ड जब आप बनाते हो, कोवलेंट के अंदर क्या होगा, सेंट्रल एटम एंड द बॉन्डेड एटम, यानी कि जो सेंटर में प्रेजेंट होगा वो, और जिसके साथ आप बॉन्ड बना रहे हो वो, दोनों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे बाय द शेयरिंग ऑफ द वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर लें, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल आपके साथ सबसे पहले डिस्कस किया था CH4 मीथेन के बारे में। ठीक है, कि एक सेंट्रल एटम आपके पास है, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो कितना आएगा, 2 and 4, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 4। हाइड्रोजन आपके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन यहाँ पे 1, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे 1। इसने कहा आप लोगों को यहाँ पे, ये कहा शेयरिंग करेगा, पेयर बनाएगा एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल ओवरलैपिंग करेगा। म्यूचुअल ओवरलैपिंग क्या करेंगे, मैंने पहले बोला था कि जो सेंटर में होगा वो आपके लिए क्या होगा, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, और ये आपके पास क्या होंगे, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डेड एटम। ठीक है, जब बॉन्ड ओनली किसी भी कंडीशन पे ओनली बॉन्डेड एटम अपने आप को ओवरलैप करता है, ठीक है, और सेंट्रल एटम ओवरलैप नहीं करता है, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है आयनिक। मतलब अब तक की मैं बॉन्ड फॉर्मेशन चेक करूंगा तो मेरे पास कैसे मिलेगी, यहाँ पे आयनिक मिलेगी। ठीक है, अब जब ये सेंटर भी अपने आप को ओवरलैप करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो अब ये हो गई म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कोवलेंट शेयरिंग हो गई यहाँ पे, यानी कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है। ठीक है, और दोनों का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से एक नई स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ये वाली, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा। तो इन बॉन्ड के अंदर जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देखोगे ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये भी क्या है आपके पास
सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एग्जांपल आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। H2 का जो आप बॉन्ड बनाओगे या जब आप CH4 का बॉन्ड बनाओगे, यानी कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जितने भी आप बॉन्ड बनाओगे सारे के सारे कैसे बॉन्ड होंगे, आपके पास सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, फिर मैंने बात की डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, जैसे हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसा होगा कि एक ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, कैसे बनाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 2 and 6, तो एक ऑक्सीजन आपके पास है 6 उसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, अगला ऑक्सीजन है 1 2 3 4 एंड 5 6, तो ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये ऐसे आएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे ओवरलैप करेगा, ये आएगा तो ये भी इसके साथ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐसे ओवरलैप करेगा, और इनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग बनेगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपके पास होगा उसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कोवलेंट बेस यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे यहाँ पे शेयर किए हैं। ठीक है, तो इसका आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स निकल के आता है आपके पास O2। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं यानी कि ग्रुप नंबर 16 के बाकी जितने एलिमेंट हैं वो भी इस फॉर्म में आप लोगों को मिल सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड का आपको पता है सबसे बड़ा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं N2, नाइट्रोजन वाला। ठीक है, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी 2 and 5। मैंने अभी बोला था कि हाफ फील्ड से ज्यादा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की गेन करने टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन दे, इससे बेटर है कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास 5, 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा मेरे पास क्या होगा, नाइट्रोजन, उसके पास भी क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या करेंगे, ओवरलैप, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, फिर ये वाला क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन अगले वाले के 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ पे क्या होगी, आपके पास एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जब ये जैसे ओवरलैप करेंगे तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इनके आउटर मोस्ट जो सेल होंगे उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। यानी कि कोई भी एक एटम जब डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसका सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, और जैसे जैसे आपके एटम ऑक्टेट कंप्लीट करते जाते हैं वैसे वैसे वो अनरिएक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अब वो नेचर में दोबारा रिएक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल्स के लिए जितने भी आप मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो, ग्लूकोन डी हो गया, शुगर हो गया, बॉर्नविटा हो गया, और सारे प्रोडक्ट हैं, वो क्या होते हैं, जैसे आपका नमक है, उन्होंने पहले बॉन्ड बना चुका है। मान लें NaCl की मैं बात करता हूं तो मतलब सोडियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के आपको NaCl बना के दे दिया, जिसको आप क्या बोलते हो, टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड। अब ये जो नमक आपके घर पे आ गया ना, अब ये रिएक्ट नहीं करेगा। यदि ये वाला सोडियम और ये वाला क्लोरीन यदि किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो आज आपने अपने घर वाले डिब्बे में नमक डाला और शाम को देखते खाली मिलता। ठीक है, अब आपको दोबारा रिएक्ट कराना है या आपको ओ सोडियम चाहिए तो आपको अनस्टेबल सोडियम लेना पड़ेगा। वो अनस्टेबल किसी और दूसरे के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके एन मोर देन कंपाउंड बनाएगा, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना था, सोडियम क्लोराइड मेरे पास था, या तो मैं पहले इस बॉन्ड को तोड़ूं, जैसे मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो मुझे इस पे लैटिस एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। यदि मैंने बॉन्ड जोड़ना था तो मुझे यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। इसलिए जितने भी आपके मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो, जितना आप कंटेंट यूज करते हो, उतना ही वो क्या होते हैं आपकी डेली लाइफ में आप देखते हो कि उतना लेवल उनका डिक्रीज करता है, वो घटते हैं, उनकी क्वांटिटी उतनी आप देखते हो आपको लेस होती है। यदि किसी क्वांटिटी अपने आप ऑटोमेटिकली लेस हो रही है, वो एटमॉस्फेयर के टच में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, वो क्या है, या गैसेस मॉलिक्यूल, वो क्या है, वो अनस्टेबल है। थोड़ा सा गैस लीक होगा, आप देखेंगे पूरा सिलेंडर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। वो होने का रीजन क्या है, क्योंकि उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन वो जिसके साथ अटैच है ना, वहां अटैच नहीं रह पा रहे हैं, वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो वहां वाला स्पेस क्या हो जाएगा, वैकेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो आपके बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड आपको ये बताएंगे कि भाई ये वाला एटम अब स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो ओवरलैप करते हुए यदि किसी बच्चे को लगता है डाउट है,
ठीक है, या किसी को क्रॉस चेक करना है कि मेरी ओवरलैपिंग हुई है वो सही है या गलत है, तो किसी भी जो सेंटर में प्रेजेंट है वो या जिसने बॉन्ड बनाया है वो, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। जैसे ये रहा कार्बन। अब कार्बन ने, मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और 4 ये तो हो गए कार्बन वाले। अब 1 2 3 और 4 ये हो गए हाइड्रोजन वाले। आप टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 लेके चले थे, आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए 8, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए 2, इस हाइड्रोजन में कितने हो गए 2, इसके हाइड्रोजन में कितने हो गए 2 और इस हाइड्रोजन कितने हो गए 2। तो यानी कि हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी कंप्लीट हो गया। सेम आप बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 2 2 4 और 2 6। जब इसने ऐसे ओवरलैप किया तो आप काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 और 2 इसके पास पहले थे। तो अब इसका जो बिहेव होगा वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसा ना होके अब नियोन जैसा होगा, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 10। वैसे ही इसके साथ होगा, वैसे ही यहाँ पे होगा कि देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5, यानी कि 2 और 3 5 और 3 आपने इसके साथ जोड़ लिए तो कितने हो गए 8, 2 इसके पास पहले थे। इसलिए मैं आपको वही बार बार एक बात बता रहा हूं कि भाई कोई भी एटम बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने का सीधा रीजन है, अब वो कोई किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहता, वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने कहा कि ये वाला ऑक्सीजन है, इसका जो बिहेव होगा वो नियोन जैसा होगा। नियोन का मतलब क्या है कि भाई हम किसी इलेक्ट्रॉन का या किसी एटम का जो नेचर पढ़ते हैं उसके पास जो प्रेजेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बेस पे उसका बिहेव पढ़ा जाएगा। यदि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10 तो इसका बिहेव हो गया नियोन जैसा, क्योंकि नियोन एक नोबल गैस है और उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होके इनके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इन इसका बिहेव सेम नियोन के बिहेव के साथ क्या करेगा मैच, वो भी अनरिएक्टिव है और ये भी अनरिएक्टिव हो जाएंगे, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता नेचर में। अब ये ऐसे हो चुके हैं, ये भी किसी के साथ नेचर में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बॉन्डिंग क्या होती है भाई, आपके इस तरीके के बॉन्ड बनते हैं नेचर में, ये अपने 3 तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल। और बॉन्ड बनाने का सीधा सीधा रीजन क्या है कि अपने म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंस में हमने पता किया था कि इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और ये लॉस भी कर सकते हैं। लॉस सेंट्रल एटम मैक्सिमम जो करता है वो आयनिक कंपाउंड के केस में करता है, और कोवलेंट में चाहे सेंट्रल हुआ चाहे बॉन्डेड एटम, दोनों के दोनों क्या करते हैं अपने बॉन्ड्स को बनाते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ।